तो लॉ ऑफ डिमांड इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन थर्ड ए डिमांड एनालिसिस। तो लॉ ऑफ डिमांड हमको प्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहला उसका स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका टेबल बनाना है, फिर उसका डायग्राम लिखना है, फिर उसको एजम्पशंस में प्रेजेंट करना है। एजम्पशंस मींस व्हाट, जो हमारे डिटर्मिनेंट्स थे उसी के आगे नो चेंज या फिर कांस्टेंट लगा देने का। प्राइस को छोड़ करके जितने भी डिटर्मिनेंट्स है सब क्या रहेंगे, नो चेंज। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है इसमें, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस मतलब कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को फुलफिल नहीं करते या फिर डिमांड को फॉलो नहीं करते। तो देयर आर मेनी चीजेस जो डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैं अपना पॉइंट बनाया हूं एक्सेप्शंस जानने के लिए, वो पॉइंट है हाई जीपीएस। हाई जीपीएस, अभी व्हाट इज मीन बाय हाई जीपीएस, तो एच का मतलब होता है हैबिचुअल गुड्स, आई का मतलब होता है इग्नोरेंस, जी का मतलब होता है गिवन पैराडॉक्स, पी का मतलब होता है प्रेस्टीज गुड्स, एक और पी का मतलब होता है प्राइस इल्यूशन, और एस का मतलब होता है स्पेक्यूलेशन। तो ये हमको जानना है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब इन चीजों में डिमांड हमारा फॉलो नहीं होता है। मीन्स हमारा लॉ ऑफ डिमांड एक ही चीज बोलता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होंगे और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। बट देयर आर मेनी ऑथर, मेनी इकोनॉमिस्ट, वो बोले हैं कि अल्फ्रेड मार्शल जी का लॉ जो है वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कौन किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो उन्होंने यही बताया कि हाई जीपीएस पे एप्लीकेबल नहीं होता। हाई जीपीएस मींस हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस, गिवन पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, प्राइस इल्यूशन एंड स्पेक्यूलेशन। दिस ऑल आर एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एक्सप्लेन द 4 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस। और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे कि देयर इज नॉट एनी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आर यू एग्री और डिसएग्री? डिसएग्री। अभी मैंने हाई जीपीएस बोला वो एक्सेप्शंस है। तो एग्री और डिसएग्री को हमको इजी वे में पहचानने का तरीका क्या है, नॉट दिखा रहेगा, बट दिखा रहेगा, ऑल दिखा रहेगा, सेम दिखा रहेगा, तो समझ जाने का वो स्टेटमेंट क्या है, डिसएग्री। नाउ चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना 3A इंपॉर्टेंट है उतना 3B भी इंपॉर्टेंट है। 3B में 2 क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज। रबड़ देखा है, रबड़ कभी बड़ा कर सकते हैं कभी छोटा कर सकते हैं, रबड़। वैसी डिमांड है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबका मीनिंग याद रखने का, सबका फॉर्मूला याद रखना है। जो प्राइस पे डिपेंड होता है उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इनकम पे डिपेंड होता है उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो 2 गुड्स मिलके प्राइस और डिमांड जो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी व्हाट इज मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर किसी से पूछूं तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड पे इफेक्ट आएगा। दिस इज द 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफी। तो चाय का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो जो नॉर्मल पर्सन है वो क्या करेंगे, मैं चाय में इतना प्राइस नहीं दूंगा, वो कॉफी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस में कितने वर्ड है, 5 है, PRICE। प्राइस दिख जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो हमको याद रखना है कि इसके कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है, जितने वर्ड उतने टाइप्स। तो पहला जो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमको मीनिंग याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है और उसका स्लोप्स याद रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, वो डायग्राम दे दिया था, खाली हमको क्या करना था, उसका नाम लिखना था, नेम। 4 मार्क्स क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 में। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, समझ, इसीलिए मैंने बोला इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बिना समझे नहीं होता है, बहुत समझना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 जो है वो मार्केट एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी। व्हाट इज मीन बाय मार्केट? अगर मैं मार्केट की बात करूंगा तो मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है, खाली प्लेस बोल सकता हूं मार्केट इज अ प्लेस? नो, मार्केट इज अ प्लेस एज वेल एज buyer and seller contact with each other, buyer buy the product, seller sell the product with agreed price and they have perfect knowledge about market is called market. मार्केट का मतलब 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। प्लेस रहेगा, बायर एंड सेलर मिलेंगे, मिलेंगे क्यों? फ्रेंडशिप करने के लिए? नहीं, बायर क्या करेगा? बाय करेगा, और सेलर क्या करेगा? सेल करेगा। जो सेलर सेल करेगा प्राइस, उस पर बायर को क्या होना चाहिए? एग्रीड होना चाहिए, एंड दोनों को प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसी को बोलते हैं मार्केट। पहले के क्वेश्चन में आता था एक्सप्लेन द टर्म में मार्केट, अभी एक्सप्लेन द टर्म हटा दिया है, अभी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2A, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर मैं बोलूंगा टाइप्स ऑफ मार्केट में, तो एक्चुअल में 3 टाइप्स के मार्केट होते हैं, on the basis of place, on the basis of time, on the basis of competition. On the basis of place and on the basis of time, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, इसमें से ओनली ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में हमको याद रखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कोई सब टाइप्स नहीं है, वो अकेला ही क्या है? किंग है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर 3 सब टाइप्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। दिस 3 सब टाइप्स इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो सबका मीनिंग एंड फीचर्स, मीनिंग फीचर्स, मीनिंग फीचर्स एंड मीनिंग फीचर्स याद रखना है हमको। बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग मोनोपोली का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड टाइप्स ऑफ मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एंड मोनोपोलिस्टिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक। ये चैप्टर्स हमको 3 क्वेश्चन अच्छे से करना है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड टाइप्स ऑफ मोनोपोली। तो ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। एट मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में कवर करता है। फिर जितना हम डिमांड इंपॉर्टेंट बोल रहे थे, अभी नेक्स्ट चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज सो बोरिंग चैप्टर, बट इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे तो इजी रहेगा। नेशनल इनकम जो होता है वो देश का इनकम होता है, क्योंकि आजकल जो है प्रैक्टिकली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रैक्टिकली सोचेंगे और बोर्ड के हिसाब से प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है। और पहले जमाने के डिमांड एनालिसिस, माइक्रो मैक्रो, वो सब क्वेश्चन थोड़े कम आते, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नाउ वेरी इजी। तो नेशनल इनकम में हमको क्या क्या पढ़ना है? पहला हमको नेशनल इनकम में फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पिछली बार 2021 में 2021 में फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम आया था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का, अनएक्सपेक्टेड, किसी को पता नहीं था, आ गया और इजी, सो इजी। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, देन जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इसका डिस्टिंग्विश आता है। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका डिस्टिंग्विश आएगा। एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू मेजरिंग नेशनल इनकम, देयर आर 3 मेथड्स वी हैव टू मेजरिंग नेशनल इनकम, which रेशियो मेथड, आउटले मेथड एंड ज्योमेट्री मेथड। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना नेशनल इनकम का फीचर्स इंपॉर्टेंट था, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम। जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है वो हर साल एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वी हैव टू मेजरिंग नेशनल इनकम, उसको अच्छे से पढ़ना है और उसी को हमको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, वेरी इजी। जितना मार्केट इजी बोला उतना ही ये भी इजी है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब व्हाट इज मीन बाय पब्लिक? पब्लिक का मतलब क्या होता है? हम लोग।
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है पब्लिक। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोग क्या खर्चा करते हैं या फिर सरकार हम पे क्या खर्चा करती है, हमसे क्या क्या लेती है, उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट, नॉट माइंड, नॉट यू। अगर हमारा और तुम्हारा लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनेंस। लेकिन सरकार जो लेती है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक फाइनेंस। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फोर्थ, इंटरनल डेप्ट एज वेल एज एक्सटर्नल डेप्ट, डिस्टिंग्विश। बस, इसके अलावा इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। मींस इसमें से मैंने क्या क्या बोला? पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। There are 4 types of public expenditure: capital expenditure, revenue expenditure, development expenditure, non-development expenditure. Types of public revenue. There are 2 types of public revenue: tax revenue and non-tax. Non-tax के अलग से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि explain the non-tax revenue in India. तो हमको पता रहना चाहिए कि सरकार के टैक्स रेवेन्यू से भी इनकम आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी इनकम आते हैं। टैक्स रेवेन्यू से कैसा? डायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब। नॉन टैक्स से कैसे आते हैं? अभी कोई बोलेगा मेरे को नॉन टैक्स से कैसे कैसे आ सकते हैं, तो फीस, फाइन, पेनल्टीज, गिफ्ट, स्पेशल बोरोइंग, फिर प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमको ट्रेवलिंग करना है ट्रेन में, तो हम पहले भरेंगे तो ही हम जा सकते हैं ना। विदाउट टिकट का जाएंगे तो पकड़े जाएंगे तो क्या? फाइन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मींस ये चैप्टर के बेस पे हमारा स्कोर अच्छा हो सकता है। इसके अलावा और चैप्टर है, वो भी हम ये चैप्टर होने के बाद करेंगे। पहले ये चैप्टर पे हमको फोकस करना है एंड देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है।